This is development in Varanasi. This is Vikas. PM Modi's biggest claim. These visuals are coming straight from Banaras, PM Modi's parliamentary constituency. Look at these barriers. They have been captured by Vijay Vineet. These artificial walls have been put up by bureaucrats. They are there to hide potholes, open drainage, bad roads. Some of them are near the Sampurnanand Sanskrit University and some near the stadium. Joining me right now is Vijay Vineet from Banaras. विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपने जब जब सब लोग ये कवर कर रहे थे कि मोदी जी वहां पे क्या कर रहे हैं, कल तब आप सड़कों पे ये पिक्चर्स ले रहे थे, क्या क्या ढका गया है इन पिक्चर्स के? ये जो आपने बैरियर्स दिखाए, ये जो आपने कनाते दिखाई, इनसे क्या क्या ढका गया है और किसने लगाया है? देखिए मोदी जी जब आते हैं तो एक तरह का वो मेगा शो करते हैं। मोदी जी जब बनारस आए हैं तो वो यूं कह लीजिए कि एक शो करते हैं और उसी शो का एक हिस्सा था रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पर होने वाला रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। जैसा कि आप सभी लोग पूरा देश दुनिया जानता है कि जब मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं और ट्रंप को लेकर गुजरात गए थे तो उन्होंने तमाम जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनके सामने इन्होंने दीवार खड़े करवा दिए थे। जाहिर है कि ये यूं ही नहीं होता है, ये इस पे राजा की सहमति के बगैर इतना बड़ा ये इनको लगता है कि दाग नदी थी, क्योंकि ये एक तरह का शो करते हैं और जिस तरीके से जापान और भारत की दोस्ती का इन्होंने बात करके कहा कि ये कन्वेंशन सेंटर दोस्ती की मिसाल बनेगा। अच्छी बात है, रिश्ते बनाना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के नालियों को और गड्ढों को ढकने की कोशिश की गई, इन्होंने यह जताने की कोशिश की कि ये सब कुछ चकाचक है बनारस, लेकिन बनारस में सब कुछ चकाचक नहीं। अगर आप देखिए बनारस में तो छोटी सी एक मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये मोदी जी का पहला विजिट था? ये जो कोरोना के काल में क्या ये उनका पहला विजिट था या इससे पहले भी वो आए हैं? जी, ये मोदी जी का कोरोना काल के बाद पहला मतलब दौरा था और इससे पहले इन्होंने ढेर सारी बातें कही थी और कहा था कि यहाँ का कल जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि यहाँ की जो कोरोना काल में जो यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के योगी सरकार ने जिस तरीके से लोगों का हेल्प किया वो अनूठा था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में जितना बनारस के लोगों ने झेला उतना शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं झेला होगा। लोगों को अपने लाशों को कंधा देने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए देने पड़े और अपने मतलब कि मृतकों को घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस वालों को लाखों लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ा। जो त्राई मची थी, कोई पूछने वाला नहीं था, सरकार गायब थी। और मोदी जी जब आते हैं तो वैसे विपक्षियों पर जब कमान कसनी होती तो मोदी जी और इनकी मशीनरी कोरोना का बहाना लेती है कि नहीं कोरोना है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। लेकिन जब इनको मेगा शो करना होता है ना, इवेंट करना होता है, तो सब कोरोना भी भाग जाता है और इनके लिए तब कोरोना नजदीक नहीं फटकता। और विपक्ष अभी 2 दिन पहले कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी में आंदोलन प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। सारे नेताओं को इन्होंने नजरबंद करवा दिया। इनको आखिर कौन सा डर सताता है विपक्ष से? क्या क्या सबकी आवाज दबा सकेंगे ये? तो आप मुझे फिर से ये कनातों के बारे में बताइए। तो ये पहली बात आपने बताई कि कोरोना काल में ये उनका पहला दौरा था बनारस में, जो उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरी बात, जब ये आए तो यहाँ पे ये जो कनाते लगाई गई हैं वो बेसिकली जो नालियां हैं, जो नाले हैं, जो टूटी सड़कें हैं, उनको ढकने के लिए लगाई गई। और आप कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी ने लगाया, नौकरशाही ने लाया और शायद इसके बारे में प्रधानमंत्री को भी पता था। जाहिर है कि इतना बड़ा पूरे शहर में आप कनात लगा देंगे, गड्ढों को आप दिखाएंगे जहाँ मतलब कि उजाड़ है, वहाँ आप हरियाली या पेड़ पौधे रख देंगे, है ना, वो भी चंद घंटों के लिए, तो बनारस की सूरत नहीं बदल जाएगी।
या खंभों पर एलईडी लाइट लगा देने से बनारस की सूरत नहीं बदल जाएगी। जो पूरा बनारस गंदगी और सड़ांध से पूरा झेलता है, एक मामूली सी बारिश में यहाँ कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि क्योटो कहाँ है और कहाँ कौन सा है। लेकिन मोदी जी को सब कुछ दुनिया को बताना है कि हमने बनारस को बदल दिया। क्या बदला है? यही विकास किया है। गंगा को इन्होंने जो दुर्गति किया है, इन्होंने अपने कारपोरेट दोस्तों को वहां पे उद्यम शुरू करने की शुरू कर दिया। ये धार्मिक शहर है और यहाँ धार्मिकता के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये कितना मतलब कि अजीबा लगता है। इस पे भी हम लोग आएंगे। आपने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कन्वेंशन सेंटर जो है उस पर उठ रहे हैं सवाल। क्या हुआ है इस कन्वेंशन सेंटर में कि उस पे सवाल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस स्थान पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर, वो नगर निगम का प्रेक्षागृह था और मिनी सदन जो यहाँ पे जो इतने कारपोरेटर हैं, उनका मिनी सदन यहाँ पे हर बैठकें होती थी, विकास की योजनाएं बनाई जाती थी, इस पे चर्चा होती थी। लेकिन मोदी जी जब से आए, तब से इस मिनी सदन का कोई मतलब नहीं रह गया। इन्होंने इसकी औकात ही खत्म कर दी। हालत यह है कि इनके मिनी हॉल को तोड़ दिया गया, प्रेक्षागृह को तोड़ दिया गया। ये कैसा विकास करना चाहते हैं जहां आम आदमी जा ही नहीं पाए। अभी आपको कल की मैं घटना बता रहा हूँ कि उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोग मोदी के भाषण को सुने और रुद्राज कन्वेंशन सेंटर देखने पहुंचे और वहां पे फाटक से ही दूर से डंडे फेर करके भगा दिया गया और कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते, घुस नहीं सकते, ये आम आदमी के लिए नहीं। आखिर आम आदमी कहाँ जाएगा, क्या देखेगा? और जिस तरह का कन्वेंशन सेंटर बनाया है उसमें तो आम आदमी तो कभी फटक ही नहीं सकता है। आपने इतना हाई फाई बना दिया है, आखिर किसके लिए बना रहे हैं? क्या धन्ना सेठों के लिए बना रहे हैं? जो कार वाले हैं उनके लिए बना रहे हैं? जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो आदमी कैसे जिंदा रहेगा? क्या देखेगा? उसके मनोरंजन का क्या साधन है? वो कहाँ जाएगा? क्या उसकी इच्छाएं हसरत में पूरी नहीं होगी? तो वो भी देखे कि उनके प्रधानमंत्री ने जो जनता के टैक्स से जो चीज बनाया गया है, जो जनता पैसा देती है ना? वो अपने पैसे का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, ये जानने का जनता को हक नहीं है। तो ठीक है विनीत जी, और एक मिनट हम लोग ये एक बार ये विजुअल्स फिर से देख लेते हैं। ये कोविड काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस आए तो नौकरशाही ने पूरे शहर में विकास की हकीकत पर पर्दे लगा दिए। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह के बैरिकेड्स, ये बैरियर्स, ये आर्टिफिशियल वॉल्स, ये दीवारें बनाई गई हैं ताकि इसके पीछे जो है सच्चा विकास जो है वो इसके पीछे है। एक्चुअली वो विकास आपको दिखेगा नहीं फिर, जहाँ पे खुली नालियां भी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जैसा विनीत जी बता रहे हैं, इन नालियां जो है इनमें मतलब दुर्गंध आता है, शहर परेशान है इनसे। और जब प्रधानमंत्री आए तो इन सारी चीजों को ढक दिया गया इन वॉल्स के साथ, इन दीवारों को बना करके। ये आर्टिफिशियल दीवारें हैं, ये जो गंदगी है, जो सड़ांध है इस शहर की, उसको ढकने के लिए है। तो विनीत जी फिर से बताइए मुझे कि ये आप खुश नहीं हैं, आप तो बनारस से हैं और प्रधानमंत्री आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका शहर है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आपको कुछ भी विकास नहीं दिख रहा है? शहर तो पूरा विकसित हो जाना चाहिए था। विकास किसके लिए कर रहे हैं आप? जब आपके आंख पर जब एक पट्टी हो कि आप जब देखेंगे तो आपको हर खून लाल नहीं नजर आता है। आप मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर के देखिए कि कितना विकास हुआ है। क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? यही बनारस में ढेर सारी बस्तियां हैं और उन मुस्लिम, आप बजरडीहा चले जाइए, बरसात होती है तो पूरा बजरडीहा बजबजाने लगता है और नाव चलाने की नौबत आ जाती है। तो क्या ये बजरडीहा या सरैया इलाका जहां नाव चलती है बारिश के दिन, अभी इत्तेफाक है कि अभी बारिश नहीं आई, तो मेरा ये कहना है कि किसके लिए विकास कर रहे हैं? तो विनीत जी, ये जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये तो इसके आसपास भी तो बहुत नालियां खुली हैं, नाले खुले हैं, आपने बताया। यहाँ पे विकास हुआ है इस एरिया में? देखिए, संपूर्णानंद
संस्कृत यूनिवर्सिटी में जहाँ ये नाला बहता है, वहाँ मोदी जी ने एक फ्लाईओवर है, उस पे रंग रोगन खूब करवा दिया फ्लाईओवर से। लेकिन रंग रोगन कराने से उस नाले की बदबू नहीं दूर हो जाती। जब ओपन नाला है, आपने कोई मैनेजमेंट, नाले का कोई मैनेजमेंट ही ठीक से नहीं किया है, आप उस नाले के नजदीक आप फूल पत्तियां लगा देंगे तो वो बदबू नहीं खत्म होती। आपको पूरा सिस्टम ठीक करना होगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना होगा। आपका ड्रेनेज सिस्टम बनारस का ये है कि अरबों रुपए खर्च किया गया है और आज तक सीवर का पानी या नाले नालियों का पानी ड्रेनेज सिस्टम बनाने के बावजूद नहीं खींच रहा है। आपका नाला जगह जगह चौक हो जाता है। बारिश के दिनों में बनारस के लोगों के सामने कितनी दुश्वारियां हैं और कई ऐसे मोहल्ले सीवर के पानी से डूब जाते हैं बनारस में। और सबसे बड़ी बात है कि शिकायत दर शिकायत होती रहती है, जल निगम, नगर निगम कोई सुनता ही नहीं। तो मोदी जी जब से बने हैं इस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब उसके बाद आपको कोई बदलाव नहीं दिखा? जरूर कुछ तो बदलाव आया होगा, उन्होंने कुछ। देखिए बदलाव आया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बदलाव जनता के पैसे से हो रहा है। मोदी जी अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं या भाजपा के नेता अपने पॉकेट से पैसा नहीं दे रहे हैं। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग जो यहाँ पे किया जा रहा है बेवजह। जो आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप अगर बाबतपुर से बनारस तक जो सड़क निकली है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आप कोई सड़क कायदे की नहीं है जिसपे आप कायदे से चल सके। उबड़ खाबड़, टूटी फूटी, बस गनीमत है कि शहर में सड़कें हैं, इतना ही गनीमत है। आपने कहा कि कोरोना के दौरान कुछ आप बनारस में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ खास हुआ हो, कुछ अलग तरीके से बनारस के लोगों को मदद मिली हो। खास क्यों, मतलब जो आम मदद मिलती है, जो मदद मिली हो, चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, ये आपको कितना दिखा है वहां पे? वो तो बनारस के लोगों से खुद पूछ लीजिए। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने आनंद फानन में एक यहाँ पे राजन कोविड हॉस्पिटल बनाया और कोविड अस्पताल की स्थिति ये थी कि यहाँ जो भी जाता था वो उसके 90% लोग वहां से दम तोड़, जितने लोग गए वहां से लौटे ही नहीं। और एक महीने में वहां पे 200-250 लोगों की मौतें हो गई। इसका आंकड़ा मैंने खबर में अपने लिखा था कि एक्यूरेट कितने दिनों में कितने लोगों की मौत। सवाल है उसके बाद उसको करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया गया, डीआरडीओ ने बनवाया और वो बंद भी कर दिया। अब उसकी जरूरत नहीं रह गई। तो जहाँ पे ऐसे जगह बनाया जाना चाहिए, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? आपके पास ढेर सारे बिल्डिंगें खाली थी, वहां बनवाते। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में पीएम केयर फंड से यहाँ पे वेंटिलेटर्स बैठे, जितने वेंटिलेटर्स बीएचयू को दिए गए या अस्पतालों को दिए गए उसमें 90% वेंटिलेटर आते ही खराब हो गए। पता नहीं, अभी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये वेंटिलेटर अब तक बने हैं या नहीं बने। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह का जातिवाद का के रंग में इस शहर को रंगा जा रहा है ना? और उसकी हालत आप देखिए कि कोविड के दिनों में तमाम लोगों से मेरी बात हुई और मैंने हमारे कुछ साथियों ने इस पे जवाब भी मांगा है आरटीआई में कि जितने लोगों की ड्यूटी कोरोना काल में लगाई गई थी, ये सब मतलब कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के डॉक्टरों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। अपर कास्ट के लोगों की ड्यूटी कोरोना में नहीं लगाई गई बीएचयू। ये कितनी बड़ी बदमाशी है। क्या जब मरने का वक्त आता है तब गरीब याद आते हैं, तब सरकार को ऐसे कहा जाता है कि ये दलित, ओबीसी और ये पिछड़े समाज के आखिरी आदमी लोग हैं, ये इलाज ठीक से नहीं करते। और जब जीवन और मौत का सवाल होता है तो इन्हें खड़ा कर दिया जाता है फ्रंट मोर्चे पे और इनकी कहानियां न अखबारों में छपती हैं, न इनको कोई इनके धैर्य और इनकी हिम्मत पर कोई सल्यूट करता है। ये आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं इस बात को कि इसकी जो सवर्ण जाति के जो डॉक्टर्स हैं उनको कम इन सब जगहों पे रखा गया और जब कोविड से लड़ने की बात हुई तो दलित, एससी, एसटी जो आप कह रहे हैं डॉक्टर्स को ज्यादा सामने रख दिया गया और उन्होंने ही मोर्चा संभाला।
जी, जैसा कि मेरी कई डॉक्टरों से बात हुई जो लोअर कास्ट के हैं और तमाम वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई। अब उसकी सूची माँगी जा रही है, लेकिन सूची कोई देने के लिए तैयार नहीं। आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता कि किन-किन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई? आखिर ये जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं और जो ये जानबूझ करके अपर कास्ट के लोगों को कोविड की ड्यूटी से हटा दिया गया, आखिर इसके पीछे कौन-सी साजिश और रणनीति थी? ठीक है, ठीक है। आपने ये भी कहा यहाँ पे कि छीन ली गई इल्म की रोशनी आपके आर्टिकल में कहा गया। इस पे आप थोड़ी-सी रोशनी डालिए। क्या किस तरह देखिए से इल्म की दे रोशनी छीन ली गई आप बोल रहे हैं? देखिए, ये एक पोद्दार साहब का एक यहाँ पे अंध विद्यालय चल रहा था पोद्दार के नाम से, जैसा कि आपने जानती भी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि इसको संचालित करने वाले एक भाजपा के नेता हैं, जो बहुत बड़े उद्यमी हैं, इनके तमाम माल हैं और ये चूँकि बेईमानी ये लोग बेईमानी भी करेंगे तो इनको ईमानदार बन करके जाँचा जाता है, परखा जाता है। इन्होंने यह क्या करके इस विद्यालय को बंद कर दिया कि केंद्र सरकार 3 साल से इनको कोई बजट नहीं दे रही है और ये चलाने में असमर्थ है। आखिर ट्रस्ट की ज़मीन पर क्या करना चाहते हैं ये उद्यमी लोग? या तो ज़ाहिर है, ये वो उद्यमी है जिन्होंने कार्माइकल लाइब्रेरी पे कब्ज़ा कर लिया। ये वो उद्यमी है, जो वर्षों पुरानी लाइब्रेरी थी बनारस जिसको बनारस को जो ज्ञान बाँटती थी, उस लाइब्रेरी पर कब्ज़ा करने वालों ने इस अंध विद्यालय को बंद कर दिया है। अब इस अंध विद्यालय में हो सकता है 2-4 सालों में आप सुनेंगी कि चमचमाती इमारतें होंगी और उसमें चमचमाते माल्स होंगे और या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चमक-दमक देखने और दिखाने की इस सरकार को बहुत खासा अनुभव है और यही दिखाते हैं। इनके एजेंडे में आम आदमी नहीं है, गरीब आदमी नहीं है, शोषित और पीड़ित आदमी है। थैंक यू वेरी मच विजय विनीत जी। आपने जो विजुअल्स हमको भेजे हैं, हम एक बार फिर से स्क्रीन पे इनको चला देते हैं। ये आर्टिफिशियल वॉल्स हैं, ये इस तरह से कनातें तैयार की गई हैं। You can look at these barriers, these artificial walls. They have been put by the bureaucrats to hide potholes, bad roads, open drainage. And with that, thank you for watching National Herald. Thank you, Vineet ji, for joining us.